जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है G20 की शुरुआत फाइनली दिल्ली में हो चुकी है। कल आपने देखा वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भारत पहुंचे हैं। और स्पेशली क्या होता है, जब भी कोई यूएस का प्रेसिडेंट या यूएस का राष्ट्रपति भारत आते हैं तो काफ़ी चर्चा होती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें बाइडन की, तो एज अ प्रेसिडेंट ये उनका भारत में पहली बार दौरा है। एज अ प्रेसिडेंट 2020 में जब वो चुनकर आए थे उसके बाद वो पहली बार भारत आए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे हैं, आते ही सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। और वहां पर जो बाइलेटरल टॉक्स है, जो बाइलेटरल मीट है, वो कंडक्ट कराया गया। ये आप देख सकते हो, G20 समिट, पीएम मोदी, प्रेसिडेंट बाइडन होल्ड बाइलेटरल टॉक्स, डिस्कस टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कल यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों लीडर्स के बीच में कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई है, और स्पेशली यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा है वो भी यहाँ डिस्कस किया गया है। तो काफ़ी कुछ जानने को है इस सेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, कल वर्ल्ड के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो दिल्ली आए हुए हैं G20 समिट के लिए। और जो भारत मंडपम है वहां पर उनका स्वागत किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। पर उसके जस्ट पहले जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने पीएम मोदी के साथ बाइलेटरल टॉक्स रखा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जेनेट येलन वो भी मौजूद थी। ये आप देख सकते हो, बाइडन कल शाम को ही दिल्ली पहुंचे थे और आते ही देखा गया कि जो तस्वीरें हैं वो पीएम रेजिडेंस से आने लग गई। और आप देख पाओगे कि यहाँ जे बाइडन बैठे हुए हैं, पीएम मोदी बैठे हैं, और जो जेनेट येलन मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर है जेनेट येलन। मैं आपको बता दूं, जैसे भारत के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो भारत में जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, वैसे ही यूएस के अंदर उनको कहा जाता है ट्रेजरी सेक्रेटरी। तो वो है जेनेट येलन। तो उनके साथ मिलकर आप देख सकते हो जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे एस जयशंकर साहब, अजीत डोभाल साहब, सभी आपको यहाँ पर मौजूद दिखेंगे। तो दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट बातचीत है वो यहाँ पर रखा गया है। और जैसा कि मैं आपको ये भी कह रहा था, प्रेसिडेंट बाइडन का ये पहला विजिट है, उनका भारत में एज ए यूएस प्रेसिडेंट पहला विजिट है। लास्ट टाइम अगर हम देखें यूएस का प्रेसिडेंट कौन भारत आया था, तो वो थे 2020 में फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप। और उस समय शायद आपको पता होगा, फरवरी के महीने में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो दिल्ली में कुछ हिंसा भी देखने को मिली थी, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा था। खैर, यहाँ पर जब दोनों के बीच में ये बातचीत हुई तो इससे रिलेटेड कोई बहुत डिटेल में जानकारी दी नहीं जाती है, लेकिन हाँ, ऊपरी तौर पर बताया जाता है कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है। तो यहाँ पर जब यह मीटिंग खत्म हुई तो यूएस की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का वो जारी किया गया है। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट बाइडन अगले साल 2024 में वापस भारत आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, क्वाड जो समिट है वो भी होने वाला है भारत में। क्वाड लीडर्स का जो समिट है वो होगा और वो अगले साल होगा भारत में। क्वाड में आपको पता है 4 देश है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इस समिट के अंदर कोशिश यही होती है जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके। इसके लिए कहीं ना कहीं ये क्वाड ग्रुप एक तरह से बनाया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह भी बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब जून के महीने में वॉशिंगटन गए थे या यूएस गए थे, तो वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर हमने काफी प्रोग्रेस किया है। खैर, यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक एक मुद्दे को लेकर कि इस पूरे मीट के दौरान किन किन चीजों को लेकर बातचीत हुई है। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म लाना। देखो यहाँ पर क्या है ना, दोनों लीडर्स ने इस बात को माना है कि ग्लोबल गवर्नेंस में हमें और ज्यादा इंक्लूसिव और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करो, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो, तो जब से ये बना है तब से उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जिसका वो ग्लोबल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशन पर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि उसमें बदलाव किया जाए, उसको और इंक्लूसिव बनाया जाए तथा और भी कंट्रीज को उसमें शामिल किया जाए। इसको देखते हुए प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है भारत को कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एज अ परमानेंट मेंबर बने। ऐसा बाइडन ने इस मीटिंग के दौरान कहा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपको याद होगा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अभी लास्ट आपको याद होगा 2021 और 2022 में यहाँ पर भारत नॉन परमानेंट मेंबर था और भारत में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे यूएनएससी के अंदर। उसी तरीके से 2028-2029 में वापस से भारत नॉन परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी के अंदर। इसको लेकर भी पूरा सपोर्ट यूएस की तरफ से किया गया है। लेकिन देखो, अब ये बातचीत तो अक्सर होती रहती है इंडिविजुअल लेवल पर। आप देखोगे तो जैसे फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये सब देश सपोर्ट करते हैं कि हाँ, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन कोई बहुत सब्सटेंसिव प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि उसके अंदर वीटो पावर है
और कभी भी चाइना नहीं चाहेगा कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, यहाँ पर एक और जो चीज है डिस्कस किया गया है वो है मल्टीलेटरल सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ जोड़कर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमें लेने की आवश्यकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, G20 की ये जो समिट करा रहा है ना भारत, इसमें भारत की एक चीज को लेकर बहुत तारीफ हो रही है। देखो, G20 में कौन होते हैं? जो वर्ल्ड के टॉप 20 देश है वो होते हैं, इकोनॉमी वाइज या ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर आप देखो। लेकिन भारत ने क्या किया है, इस बार G20 समिट स्टार्ट करने से पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज है, स्पेशली जो अफ्रीका के अंदर के देश है या एशिया के अंदर के देश है, उनके साथ काफी बातचीत की है। उनको कहीं ना कहीं G20 में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि अगर आप बड़े बड़े देश जो टॉप 20 कंट्रीज में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी के देशों के ऊपर थोप सकते हैं कोई भी डिसीजन। ये भारत में इंक्लूसिव तरीके से इस चीज को दिखाया है। दूसरा, यहाँ पर जो भारत और यूएस के बीच बातचीत हुई है वो हुई है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर। देखो, यहाँ पर बताया गया है दोनों लीडर्स के द्वारा कि जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भारत और यूएस के बीच साइन किया गया ताकि ओपन, सिक्योर एंड रेजिलेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम हम बना सके और दोनों देश इसका फायदा उठा सके। और इसको लेकर एक मिड टर्म रिव्यू होने वाला है सितंबर के महीने में, और साथ ही साथ 2024 में एनुअल रिव्यू होगा। मतलब दोनों देशों ने ये जो ICET बनाया है इसको लेकर काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है ताकि और बेहतर तरीके से हम टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व कर सके। फिर इसके अलावा स्पेस कोऑपरेशन को लेकर भी दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है। स्पेशली यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने PM मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि चंद्रयान 3 का जो हिस्टोरिक लैंडिंग हुआ है साउथ पोल पर, पहली बार कोई देश पहुंचा है, के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। साथ ही साथ आदित्य L1 मिशन है, भारत का पहला सोलर मिशन है, इसको लेकर यहाँ पर बधाई दी गई बाइडेन जी के द्वारा। लेकिन इसके साथ साथ आगे आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच में यहाँ पर और ज्यादा कोऑपरेशन हो, इसको लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ताकि हम कमर्शियल स्पेस कोलैबोरेशन कर सके। देखो, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है, दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत जिस तरह से अफोर्डेबल लॉन्चिंग करता है सैटेलाइट्स की या स्पेस मिशन की, उसमें कहीं ना कहीं कमर्शियल बेनिफिट है। और इसी को लेकर भारत और यूएस और ज्यादा आगे बढ़ेंगे ताकि कमर्शियल स्पेस कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पर किया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, अक्सर बातचीत होती रहती है एस्टेरॉइड डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग की। मतलब जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, ठीक है, अब अर्थ को खतरा किस चीज से है? तो एक सबसे बड़ा खतरा है यहाँ पर जो एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं उनसे। मान लो आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, अगर वो पृथ्वी को टक्कर दे दे, मतलब पृथ्वी पर टकरा जाए, तो इसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो टकराएंगे, उसी को हम ट्रैकिंग कर सके, एस्टेरॉइड जो इस तरह के हैं उनको हम ट्रैक कर सके, डिटेक्ट कर सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके पृथ्वी पर टकराने से पहले। तो उसमें भारत का इंपॉर्टेंट रोल हो, इसको यूएस ने यहाँ पर सपोर्ट किया है। फिर इसके अलावा सेमीकंडक्टर, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में। सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यूएस की कई सारी कंपनीज, चाहे आप माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी की बात करिए, उन सब ने काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान अनाउंस किया है, जैसे कि माइक्रोन हो गया, LAM रिसर्च एंड अप्लाइड मटेरियल हो गया। जून 2023 में इन कंपनीज ने अनाउंसमेंट किया कि वो भारत के अंदर और इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसको हम और मजबूत कर सके। अब इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो आगे आने वाले समय में फ्यूचर में 6G टेक्नोलॉजी की काफी चर्चा हो रही है और इसीलिए दोनों देशों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक MOU साइन किया है। भारत 6G अलायंस एंड नेक्स्ट जी अलायंस, इसको लेकर अनाउंसमेंट किया गया है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर जो भारत का SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है, उन्होंने UN के क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम को ज्वाइन किया ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी पर दोनों देश और आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी की बात है तो यहाँ पर आप देख सकते हो US का NSF और भारत का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। फिर इसके अलावा डिफेंस को लेकर तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा मजबूती आई है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि आपको याद होगा PM मोदी जी जब जून के महीने में US गए थे तो वहां पर एक जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था वो था जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में, जिसके तहत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 जेट इंजन है वो भारत के अंदर बनाया जाएगा HAL के द्वारा, ताकि हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस MK2 उसमें हम उसको लगा सके। फिर इसके अलावा आपको बता दूं, इसको लेकर जो US कांग्रेस के द्वारा सहमति चाहिए होती है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर तेजी से काम होगा
और साथ ही साथ भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो इंजन से रिलेटेड है, जेट इंजन से रिलेटेड है, वह यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जो हो गया, इसको लेकर भारत में अब अनुमति दे दी है, तो बहुत जल्द ये ड्रोन है वो भारत आ सकेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपको याद होगा कि यूएस ने रिक्वेस्ट किया था भारत को कि भारत में यूएस नेवी का जो वेसल है उसके मेंटेनेंस के लिए एक हब बनाया जाए, तो इसको लेकर भी काम हो रहा है। अब देखना होगा कि भारत के कौन से पोर्ट पर इसको फाइनल इजाजत दी जाती है कि यूएस नेवी का जो वेसल है वो भारत के पोर्ट पर आ सकेगा और उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए वो भारत की जमीन का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी और ज्यादा एंट्री देनी चाहिए डिफेंस इंडस्ट्रीज में, ये दोनों लीडर्स ने माना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। यहाँ पर दोनों लीडर्स ने माना है कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको भारत में और ज्यादा फैलाया जाएगा और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन में यहाँ पर यूएस ने सपोर्ट किया है भारत की मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब देखो क्या है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, अगर आपको याद हो तो मजे की बात है कि ये बनाया ही गया था भारत के खिलाफ 1970s में। अगर आपको याद होगा जो परमाणु बम का परीक्षण भारत ने किया था, इसको देखते हुए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया था ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो मटेरियल्स है, जो या रॉ मटेरियल्स है, वो भारत को न दिया जाए। लेकिन आज समय आ चुका है कि भारत को इस ग्रुप में जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है चाइना। इसके अंदर चाइना है और चाइना भारत की एंट्री इसमें अलाउ नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म है ये एस्टेब्लिश किया गया है और दोनों देशों के बीच में, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर काम हो सके। और ट्रेड ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक्चुअली क्या है, अगर आप देखोगे तो दोनों देश के बीच में एक मेन मुद्दा जो आ रहा है वो है WTO के अंदर। क्या होता है कि यूएस आरोप लगाता है कि भारत के ऊपर कि हम कई सारे टेरिफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से यूएस के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको भारत में एंट्री नहीं मिल पाती। तो इसको लेकर जो कई मामले हैं वो WTO के अंदर चले गए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं। लेकिन दोनों लीडर्स ने यहाँ पर माना है कि हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इन सब मामलों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर फाइनली यहाँ पर लास्ट में जो हेल्थ केयर और एजुकेशन है उसको लेकर भी बातचीत हुई है कि दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे, इंक्लूडिंग कैंसर रिसर्च एंड केयर के बारे में। और साथ ही साथ इंडिया यूएस कैंसर डायलॉग ये भी लॉन्च किया गया है ताकि हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सके। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हुई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी बाइडन किसी देश जाते हैं या फिर अमेरिका के अंदर भी रहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से सवाल जवाब वगैरह करते हैं। लेकिन कल यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी कुछ दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई इसको लेकर बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। और इसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है भारत में, उन्होंने टारगेट किया है पीएम मोदी को। स्पेशली जयराम रमेश जी ने बेसिकली कहा है कि पीएम मोदी खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाइडन के साथ, मतलब उन्होंने ये जो आरोप लगाया है कि बाइडन की जो टीम है, यूएस की जो टीम है, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कई बार कि पीएम मोदी के साथ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस चीज को डिनाई कर दिया। ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया गया है। खैर कंक्लूजन यही है कि यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है इन 2 दिनों की बैठक में। और कल बाइडन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ ऑफ मॉरिशस और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ भी बायलैटरल बातचीत हुई है। और इसके अलावा इन दिनों सारे देशों को मिलाकर, जैसे यूके, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, यूएई, साउथ कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मतलब बहुत सारे देशों के साथ यहाँ पर बातचीत होनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा G20 से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।